Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part for chapter number 11 models। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज ए बी और सी तीनों हमने खत्म कर दी थी। वेरेज अगर हम फेयरबुक के बारे में बात करेंगे तो फेयरबुक के अंदर आपने शुड और वुड का वो सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले थे एक्सरसाइज डी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज डी को, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये रहा। Okay, tick the appropriate words। चलिए, let us solve the exercise। tick the appropriate words भी मैं टिक कर दूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर, एक्सरसाइज जो है उसको। और फर्दर मोर आप टिक कर दीजिएगा और आपकी एक्सरसाइज जो है वो फेयरबुक में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए नंबर 1। Since you are interested in music, you dash join a music school। तो since you are interested, आपको इंटरेस्ट म्यूजिक में है, आपको एक म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे सजेशन के लिए जो हम लिख रहे हैं बेटा, उसके लिए हम शुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुड। तो मैं शुड को यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं कि आप शुड उसमें लिखेंगे। ओके, इंडिया हैज स्कोर्ड अबोव 300 रन्स, दे डैश विन द मैच। तो यहाँ पे हम अगर अपने पास शुड है, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर अगर देखने जाएं तो हमारे पास शुड है। ओके, और शुड ही लगाएंगे। उनके 300 रन पूरे हो गए, इंडिया ने स्कोर कर दिए, अब वो पक्का मैच जीत जाएंगे। दे शुड विन द मैच, तो वो जीत जाएंगे। स्टूडेंट्स डैश ओबे देयर टीचर्स। तो यहाँ पे भी हम शुड लगाएंगे क्योंकि ये भी एक सजेशन है कि हमको टीचर्स को ओबे करना चाहिए। शुड लगा दिया। नंबर 4, ही टोल्ड मी दैट ही डैश गिव मी द आईपॉड आफ्टर रिपेयरिंग इट। तो रिपेयरिंग करने के बाद वो मुझे दे देगा। कंफर्मेशन वुड लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमको विल का पास्ट टेंस दिया है। समझ में आया? डैश यू प्लीज लेंड मी योर पेन। तो हम अगर बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यूज करते हैं वुड। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ वुड को। नंबर 6 है, ये मेडिसिन रेफ्रिजरेटर में रखनी चाहिए। तो चाहिए का मतलब शुड। ठीक है, दिस मेडिसिन शुड बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। यू डैश अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर। बेटा यहाँ पे आपको माफी मांगनी चाहिए, तो ये हो गया शुड। ठीक है। और नंबर 8, ड्यूरिंग दिस समर माई डॉटर डैश बी विजिटिंग मी इन लंडन। तो वो आएगी, पास्ट टेंस ऑफ विल। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सरसाइज डी कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं मस्ट और ऑट टू पे। अपनी फेयरबुक के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज डी कंप्लीटेड। आज की डेट डाल दीजिए बेटा आपकी फेयरबुक में, और हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग क्या रखेंगे आप? वही मस्ट और ऑट टू। नंबर 5 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ब्लू कलर है बढ़िया सा। और नंबर 5 रखेंगे यहाँ पे मस्ट एंड ऑट टू। चलिए मस्ट और ऑट टू लिख दिया। ओके, चलिए भाई लिखिए। मस्ट इज यूज्ड टू, मस्ट इज पॉइंट, मस्ट इज यूज्ड टू, मस्ट इज यूज्ड टू। नंबर 1, क्या यूज, क्यों यूज करते हैं मस्ट को? नंबर 1, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जवाबदारी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिम्मेदारी। ठीक है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे नीचे अपने पास एग्जाम्पल है। यू मस्ट इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, यू मस्ट इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। ठीक है, अगर एज अ टीचर मुझे आपको कुछ बोलना है कि आपको क्या इंप्रूव करना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा यू मस्ट इंप्रूव योर
हैंड राइटिंग इसका मतलब कि मेरी ऑब्लिगेशन बनती है, मेरी जवाबदारी बनती है आपको कुछ बोलने की, आपको कुछ सिखाने की, इसीलिए मैं मस्ट यूज करता हूँ कि भाई यू मस्ट इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्रेसिंग अ नेसेसिटी। तो एक्सप्रेस अ नेसेसिटी, जरूरियात जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नीड जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, द कंट्री मस्ट अश्योर एजुकेशन फॉर ऑल। द the country must assure education for all। ये कंट्री की नेसेसिटी बनती है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कंट्री को ध्यान रखना है कि सबको एजुकेशन मिले, ये उनकी जरूरियात है। एक्सप्रेस अ नेसेसिटी। ओके, ये हो गया मस्ट की बात। चलिए अब हम बात करते हैं ऑट की। ऑट टू। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑट टू। ओके, ought to is used to, कहाँ पे यूज होता है ought to? नंबर 1, टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी। लिखिए, एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी। एग्जाम्पल, you ought to help the poor, you ought to help the poor and the needy। तो गरीब और जरूरतमंद को आपको मदद करनी चाहिए, वो आपकी ड्यूटी है, इसलिए हमने ड्यूटी में हमेशा ought to यूज करना है। ठीक है। नंबर 2, एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है बेटा, पता है आपको? अनुमान लगाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। दिस बुक ought to be very useful। दिस बुक ought to be very useful। ठीक है, दिस बुक ought to be very useful। तो बेटा यहाँ पे बुक के बारे में बात की गई है और अनुमान लगाया गया है कि ये बुक बहुत यूजफुल होगी, ये बुक बहुत यूजफुल होगी। और एक एग्जांपल भी है अपने पास, देखते हैं। द प्रोजेक्ट ought to benefit all। द प्रोजेक्ट ought to benefit all। प्रोजेक्ट सबको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अनुमान लगाया कि भी प्रोजेक्ट जो है वो सबको बेनिफिट करेगा, सबको बेनिफिट होगा। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज ई के ऊपर। एक्सरसाइज ई अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर। एक्सरसाइज ई आपके टेक्स्ट बुक पे आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ought to या मस्ट। तो हमने ये सारी चीजें देखी। देखो, मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में यूज होता है, नेसेसिटी में यूज होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब अगर स्ट्रांगली किसी को हम सजेशन देना चाहते हैं तो वहां पे यूज होता है। और जरूरत की बात करते हैं वहां पे ought to जो है उसमें मोरल ड्यूटी और अनुमान लगाने के लिए यूज करते हैं। यू डैश पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर एग्जाम। तो आप बहुत ही हार्ड वर्क पुट इन करते हैं एग्जाम के लिए, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे बताइए? यू मस्ट, आपको करना चाहिए, यू मस्ट पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मैं लिखता हूं वापस से, मस्ट, MUST, यू मस्ट पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर एग्जाम। ओके, यू डैश टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। ओके, तो आपका ओल्ड पेरेंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे हम मस्ट भी लगा सकते हैं और ought to भी लगा सकते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है, ठीक है, हमारा पेरेंट्स का ध्यान रखने की, तो आप दोनों लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वी डैश कीप अवर लोकेलिटी क्लीन। हमारे घर बार को साफ रखना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी में लिखा जाता है ought to। ठीक है। नंबर 4, इंडियन गवर्नमेंट
जिम्मेदारी बनती है उनकी कि हर लोगों के पास पानी, पीने का पानी हो, ठीक है। तो जिम्मेदारी ought to। नंबर 5, वी डैश स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन वी आर नॉट यूजिंग देम। तो हमको स्विच ऑफ करनी का ये लाइट, तो वी मस्ट, ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू डैश अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। तो मस्ट, यू मस्ट अबाइड, आपको मानना चाहिए, ठीक है। मोरल ड्यूटी जो बनती है, जो सही काम होता है, सही काम, वहां पे आप ought to लगाते हैं, बाकी मस्ट लगाते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी उसका आंसर है बेटा, वो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए इसको मैं क्लियर करता हूं और फेयरबुक पे वापस आते हैं हम। एक्सरसाइज ई हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, ठीक है। चलिए, ओके, एक्सरसाइज ई कंप्लीट हो गई। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो हम डिडक्शंस के लिए यूज करते हैं। डिडक्शंस का मतलब एक सोचने के लिए, सोच जब आपकी आगे बढ़ती है और आप कोई कंक्लूजन पे आते हैं, कोई भी सोच करते हैं और फिर आप कोई रिजल्ट पे आ जाते हैं, वो कैसे आते हैं, तो वो देखिए यहाँ पे हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। नंबर 1 अपने पास है मस्ट हैव। मस्ट हैव किस लिए यूज होते हैं? टू एक्सप्रेस, रुकिए, टू एक्सप्रेस डिडक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मस्ट हैव है, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। इट इज, इट इज पास्ट 6 o'clock। इट इज पास्ट 6 o'clock, फुल स्टॉप। स्वाति, स्वाति must have reached home by now। स्वाति must have reached home by now। ये बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं must have यहाँ पे यूज किया गया है। आप सेंटेंस अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 6 बजे बज गए हैं। इट इज पास्ट द 6 o'clock, 6 बज के ऊपर हो गया है, ठीक है। स्वाति घर पहुंच गई होगी। स्वाति मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, वो हम डिडक्शन कर रहे हैं कि भाई 6 बज गया तो स्वाति शायद पहुंच गई होगी। 6 बज गया है तो पहुंच गई होगी, ठीक है। चलिए और एक सेंटेंस है, मतलब और एक शब्द है, जैसे मस्ट हैव बीन, वो भी यूज होता है मस्ट हैव बीन। उसका भी एग्जांपल एक देखते हैं हम। द फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड रीच्ड लेट। लेट पहुंची बेटा, द फायर ब्रिगेड रीच्ड लेट। द बिल्डिंग, द बिल्डिंग must have been, the building must have been in ashes by then। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, फायर ब्रिगेड जो है वो लेट पहुंची। फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, उसके कारण, उसका कारण हम सोच रहे हैं वो बिल्डिंग जो थी वो शायद राख हो चुकी होगी वो समय तक। तो फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, वो समय तक तो वो बिल्डिंग शायद राख हो चुकी होंगी। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन इन एशेस बाय देन। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो शब्द है वो थोड़े ट्रिकी शब्द हैं, आपको शायद समझ में ना आए, या इससे कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। इट कांट, चलिए कांट भी हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इट कांट बी जॉन, इट कांट बी जॉन सिंस ही इज इन स्कूल एट दिस टाइम। तो आप दो दोस्त जा रहे हैं, आपका तीसरा दोस्त जो है उसका नाम जॉन है,
और आप रास्ते पे चल रहे हैं और आप देख रहे हैं एक लड़के को जो जॉन जैसा सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है? आप एक लड़के को देख रहे हैं जो जॉन जैसा सेम टू सेम दिख रहा है। ये मतलब क्या हो गया? आप बोल रहे हैं, दूसरा आपका जो फ्रेंड है वो आपको ऐसा बोल रहा है कि भाई इट कांट बी जॉन, वो जॉन नहीं हो सकता, सिंस वो अभी स्कूल में है, ये समय पे अभी जॉन स्कूल में है, तो वो ये जॉन नहीं हो सकता, आपको जो देख रहे हैं वो जॉन नहीं है, तो वहां पे हम कांट भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज एफ पे आएंगे हम, जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज लगेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सरसाइज एफ और आ जाते हैं हम अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर। ठीक है, चलिए fill in the blanks with correct words from the brackets। 10 सेंटेंसेस हैं हमारे पास यहाँ पे, आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं भी यहाँ पे आपको आंसर दे देता हूँ। ठीक है, he is so intelligent that he dash read at the age of 3। अब आपको क्या करना है, आपको जो ब्रैकेट में दिया है वो एक बार वहां पे लिख के एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेना है। ठीक है, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही माइट रीड एट द एज ऑफ 3। माइट मतलब शायद, कच्ची पॉसिबिलिटी, इतना बहुत ही इंटेलिजेंट है तो कच्ची पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, वो 3 साल तक तो पढ़ने लगेगा। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट could he could read at the age of 3। ठीक है, नेक्स्ट, you dash take my umbrella in case it rains। you will take या you may take, आप परमिशन दे रहे हैं ना, you may take my umbrella, परमिशन देना may यूज करते हैं हम, है ना, you may take my umbrella in case it rains। नंबर 3, it is almost dark outside। dash we can start, dash we start our journey now। ये बाहर अंधेरा हो चुका है, शुड वी स्टार्ट अवर जर्नी नाउ, है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, शुड। माइट नहीं यूज करेंगे, माइट तो कच्ची पॉसिबिलिटियों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पूछा है, सजेशन सामने से मांग रहे हैं आप कि क्या हम शुरू करें जर्नी अपनी, तो सामने वाला बोलेगा नहीं अभी अंधेरा हो चुका है। समझ रहे, शुड जो है वो आप कोई सजेशन पूछ रहे हैं या सजेशन मांग रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं तो यूज करते हैं हम। नंबर 4, डैश आई बोरो योर पेन। तो मतलब आप 4 में तो कैन लगा सकते हैं, आप दोस्त से मांग रहे हैं तो कैन लगा दीजिए, कैन आई बोरो योर पेन। ठीक है, शुड तो हम जवाबदारी में सजेशन में यूज करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, कैन आएगा। नंबर 5 देखते हैं, यू सीम टू हैव लॉस्ट योर वे, डैश आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, क्या यूज करेंगे यहाँ पे बेटा, शेल। माइट तो हमेशा से नहीं यूज करेंगे, माइट कभी नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि माइट जो है वो वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे मे होता तो शायद यूज कर देते, लेकिन माइट नहीं करते हम पूछने के लिए। नंबर 6, आई डैश बी अ टीनेजर एट द एंड ऑफ दिस मंथ, आई विल बी अ टीनेजर, मैं कंफर्म टीनेजर बन जाऊंगा ये एंड ऑफ द मंथ, मेरी बर्थडे आएगी तो। ठीक है, तो आई विल। नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, यू डैश बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ for driving so recklessly and almost killing a passerby। You ought to be ashamed, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी मोरल ड्यूटी है, ठीक है, जो आपको शर्म आनी चाहिए। You ought to be ashamed of yourself for driving so recklessly, मतलब आप बहुत ही ऐसे रमण भमण चला रहे हैं गाड़ी को, ठीक है, और ऑलमोस्ट एक वहां पे जो चल रहा है उसको उड़ा ही दिया था आपने, तो आपको शर्म आनी चाहिए। You ought to be ashamed of yourself। Number 8, since there was heavy traffic, Jane said that she might be late for the party। वो शायद लेट हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा वीक पॉसिबिलिटी है कि वो शायद लेट हो जाए, हेवी ट्रैफिक है उसकी वजह से। और टू तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी कोई मोरल ड्यूटी के बारे में बात की है। ठीक है, नंबर 9, they dash be away for a month but I am not sure। they might be away, must नहीं लिखते यहाँ पे, must be away for a month, पक्का नहीं है अपने को,
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं की है, शायद एक पॉसिबिलिटी है, माइट बी। क्यों पॉसिबिलिटी है, ऐसा कैसे पता चला? आई एम नॉट श्योर, पक्का पक्का नहीं है, कच्चा कच्चा है, तो कच्चा कच्चा माइट में होता है। दे माइट बी अवे फॉर अ मंथ। नंबर 10, यू डैश लीव नाउ, तो यहाँ पे यू मे लीव नाउ, आप जा सकते हैं, आप परमिशन दे रहे हैं। चलिए भाई, आपके स्क्रीन के ऊपर सारे आंसर्स आ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड दे देता हूं और फिर यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो खत्म करते थे। नीचे छोटा सा रिमेंबर का सेक्शन है, वो देख लेते हैं। ओके, चलिए। एक्सरसाइज F 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया ना आपका, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और थोड़ा नीचे आ जाते हैं रिमेंबर वाले सेक्शन में, थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं रिमेंबर वाले सेक्शन की। ओके, क्या लिखा है उसके अंदर? तो भाई चलिए, लेट अस सी मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स। इसका मतलब कि जो हमने ये चैप्टर्स के अंदर सीखा, जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ये सारी जगह, ये सारी चीजें ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, जो ऑर्डिनरी वर्ब्स के आगे हम लगाते हैं। ठीक है, और परमिशन बताते हैं, कोई कोई वर्ब्स परमिशन बताते हैं, कोई कोई पॉसिबिलिटी बताते हैं, कोई कोई सर्टेनिटी बताते हैं, जरूरत बताते हैं, ताकत बताते हैं, सजेशन देते हैं, और इस वजह से हम ये सारी चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता है बेटा, तो ये आपको एक बार याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। दे हैव नो आईएनजी और ईडी फॉर्म्स, तो आईएनजी ईडी कोई फॉर्म होते ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, कैन और कुड, कैन और कुड एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, मांगते हैं या देते हैं परमिशन, पॉसिबिलिटी बताते हैं, ऑफर करते हैं या सजेशन देते हैं। ये सारी जगहों पे आप कैन या कुड यूज करते हैं। जहां पे आप ताकत की बात कर रहे हैं, एबिलिटी कर सकता हूं, तो आई कैन प्ले क्रिकेट। कैपेसिटी, ताकत की बात करते हैं, मैं कर सकता हूं, आई कैन है किक बॉक्स, फाइटिंग कर सकते हैं। सीक एंड ग्रांट परमिशन, अगर आपको परमिशन मांगनी है तो कैन आई टेक योर पेन, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन तो कैन आई कम इन, ऐसा आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आप इनफॉर्मल वे में यूज करें। इनफॉर्मल वे मतलब दोस्तों के साथ यूज करें, बड़े लोगों के साथ नहीं। कैन, ठीक है, परमिशन मांगना, परमिशन देना, अब दोस्तों के साथ इनफॉर्मली यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइट जो है वो मे का पास्ट है, पास्ट इक्विवेलेंट है, तो अगर सेंटेंस पास्ट में है तो मे नहीं लिखना है, माइट लिखना है। समटाइम्स वीक पॉसिबिलिटी हो कुछ चीज की, तो वहां पे हम माइट लिख देते हैं। ठीक है, और माइट में कहां पे यूज होते हैं? परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए, फॉर्मल सिचुएशन में, फॉर्मल मतलब कोई बड़े लोगों के साथ। ठीक है, फिर चांस बताने के लिए, हो सकता है, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। माइट मतलब इतना पक्का नहीं है कि बरसात पड़ेगा, इट मे मतलब पक्का थोड़ा कुछ है, समझ गया? तो चांस, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, एक ऑफर, सजेशन देने के लिए, मे आई हेल्प यू है, हम पूछते, एक्सप्रेस करते हैं ऑफर या सजेशन। और विशेष बताने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू है, होप, प्रेयर, उसके अंदर हम यूज करते हैं। समझ में आया? चलिए अब नीचे आते हैं, थोड़ा शेल के बारे में बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे शेल जो है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं? इज यूज टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन। शेल जो है वो हम सामने वाले इंसान की विल बताते हैं। विल मतलब इच्छा शक्ति, विश। ठीक है, कोई सजेशन ऑफर करने के लिए हम शेल यूज कर देते हैं, कोई एडवाइस मांगने के लिए हम शेल यूज करते हैं। विल जो है वो हम डिसीजंस बताने के लिए यूज करते हैं, और जब बोल रहे हैं वो समय पे इंटेंशंस बताने के लिए हम यूज करते हैं, कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मली फ्यूचर इवेंट अगर अनाउंस करना है तो विल यूज करते हैं, हैबिट्स और कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। शेल का पास्ट जो होता है वो शुड हो जाता है,
वहां पे ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दिखाया जाता है। लॉजिकल डिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। सजेशन एडवाइस के लिए भी हम शुड यूज करते हैं। सजेशन एडवाइस जब पूछ रहे हैं आप, आस्क जब पूछ रहे हैं, या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो आप यूज करते हैं। लॉजिकल डिडक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, अनुमान लगाने के लिए। विल का जो इक्विवेलेंट है वो पास्ट हैबिट्स, वुड यूज करते हैं हम। और पोलाइट रिक्वेस्ट बनाने के लिए हम वुड यूज करते हैं। मस्ट जो होता है वो हमको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और ये ऑट टू जो है ना, वो क्या सही है, what is the right thing to do, वो हमको बताता है कि क्या सही है करना, वो हमको ought to बताता है और अनुमान लगाने में मदद करता है। ठीक है, मस्ट जो है वो एक जरूरियात भी हमको बताता है, नेसेसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हमने मॉडल्स के अंदर पढ़ी। ओके बेटा, यहाँ पे ये चैप्टर आपका ओवर होता है। हम अपने एक बार फेयरबुक पे आ जाते हैं। फेयरबुक में एक्सरसाइज एफ हमने लास्ट कंप्लीट किया था ना, तो ओके, यहाँ पे चैप्टर ओवर, होमवर्क, ऑल एक्सरसाइज इन फेयरबुक एंड फेयरबुक should be completed, फेयरबुक should be completed as per वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे जैसे बुक के अंदर सारी चीजें लिखाई हैं वैसे ही आपको बुक के अंदर भी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया अपना ये चैप्टर, आपका होमवर्क आ गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है टेंसेस। बढ़िया, मजा आएगा। ओके, तो बेटा अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 टेंसेस के बारे में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। ओके, चलिए बाय बाय फॉर नाउ, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा जरूर। बाय बाय।